हेलो स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट वीडियो है एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन वायरस वायरस एंड प्रायॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके सो ये वीडियो अगेन बहुत दिनों बाद आ रही है ड्यू टू सम लाइक मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी अभी लास्ट 2 वीक से, बट स्टिल मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों तक वीडियोस पहुँचे एंड मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जो भी हेल्प पॉसिबल हो पाती है, जितनी भी इजी वे में मैं एनसीईआरटी को प्रेजेंट कर सकती हूँ उतने इजी वे में मैं आप तक लेकर आऊँ। सो बेसिकली आज अपन वायरस वायरॉइड्स और प्रायॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा एज ऑफ बहुत इजी है, ठीक है। बस हमें थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कहाँ लगने लगती हैं जब हमें साइंटिस्ट के नाम याद करने होते हैं, ठीक है, और साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने क्या बताया था। तो ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बिकॉज आपके यहाँ पे 3-4 साइंटिस्ट हैं और 3-4 साइंटिस्ट ने कुछ आसपास टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज दी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद इस साइंटिस्ट ने ये दिया था, तो वहाँ थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है। सो आई मेक श्योर कि आपके वो कंफ्यूजन जो है उसको मैं दूर कर सकूँ। ओके, सो वायरस वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। तो वायरसेस से तो अभी लास्ट जो आपका 2019 2020 2021 ये पूरा 2-3 साल ऐसे थे जहां पर आपको वायरसेस की खूब धूम देखने को मिली थी। लाइक दे वर लिटरली रूलिंग दी अर्थ, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। तब वहां पे वायरस टर्म बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। लाइक कोई अगर गांव देहात में भी जो लोग नहीं जानते थे कि इस तरीके की कोई चीज होती थी, तो वो भी जानने लग गए थे, ठीक है। सो एक्चुअल में अगर देखा जाए वायरसेस जो हैं वो एज अ नॉन लिविंग कंसिडर किए जाते हैं। लाइक आप उसे ऐसे बोल सकते हो कि दे आर पार्शियली लिविंग। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो किसी बॉडी के अंदर किसी होस्ट के अंदर अपना घर बसाते हैं, अपने आप को डुप्लीकेट करने लग जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर वो बॉडी के बाहर हैं, दे विल एक्ट एज a non-living, and as soon as they enter in a host body they will act as a living body, ठीक है। So in the five kingdom classification of the Whitaker there is no mentions of the lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. So for certain reasons virus, viroids, prions and lichens को Whitaker के five kingdom classification में जगह नहीं मिली थी, ठीक है। So these are briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effect of the common cold, that is flu. अब आपका जो फ्लू है या फिर कॉमन कोल्ड है वो भी किससे होता है? वायरस से ही होता है, ठीक है। नाउ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि वायरस कौन से वायरस से आपका कॉमन कोल्ड होता है। इट्स वेरी सिंपल। know that what effect viruses can have on us. Like अगर अपन को कभी common cold हो जाता है तो उसके symptoms क्या होते हैं? What we see as a symptoms and signs की बेसिकली हेडेक होने लगता है, ठीक है। यू विल फील लेथार्जिक, आपको बहुत बॉडी थकेगी, ठीक है। फीवर आ जाता है, रनिंग नोज होता है, कफ होता है, ठीक है। यू विल स्नीज, यू विल कफ, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। Even if we do not associate it with our condition, viruses did not find a place in a classification since they are considered not considered truly living, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। If we understand living as those organisms that have a cell structure, the viruses are non-cellular because they do not have a particular type of cell structure, ठीक है। उनके जो एक आइडियल सेल स्ट्रक्चर चाहिए जिसकी वजह से अपन इनको बोल सकते हैं कि ये लिविंग है, वो वायरस के पास नहीं होती है। That are characterized by inert crystalline structure outside the living cell, ठीक है। Now, once they infect a cell,
They take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. So basically जैसे ही वायरस जो है वो होस्ट बॉडी के अंदर आते हैं, वो होस्ट सेल की मशीनरी पे कब्जा कर लेते हैं। मतलब जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उस पे कब्जा कर लेते हैं, और वो जो पर्टिकुलर सेल, होस्ट का जो सेल है, जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता था इन नॉर्मल, अब रेप्लिकेशन कौन करवाएगा? वायरस करवाएगा। तो अब जितने भी रेप्लिकेशंस होंगे वो वायरल रेप्लिकेशंस होंगे। ठीक है। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? ये आपके ऊपर है। अभी तक जितने भी आपको समझ में आया उस बेसिस पे बताना कि आप उसको लिविंग बोलोगे या फिर नॉन लिविंग बोलोगे। वायरस मीन्स वेनोम। अब बेसिकली वायरस का मतलब क्या होता है? वेनोम। वेनोम मतलब पॉइजन, जहर। ठीक है, पॉइजनस फ्लूइड। अब यहाँ से साइंटिस्ट के नाम चालू होना स्टार्ट हो रहे हैं। सो दिमित्री इवानोस्की, ठीक है, 1892 में उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड किया था सर्टेन माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स को, एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको। सो बेसिकली जो टोबैको मोज़ैक डिजीज थी, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लांट पे, टोबैको प्लांट पे, जिस पे ऑलरेडी टोबैको मोज़ैक डिजीज से पीड़ित था जो टोबैको प्लांट, उस पे दिमित्री ने माइक्रोब की स्टडी करना चालू करा। कब? 1892 में। तो वहां पर उसे पता चला, ठीक है, दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। उन्होंने ये देखा कि ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म जो मुझे मिल रहे हैं इस टोबैको प्लांट पे, टीएमडी वाले प्लांट पे, वो बैक्टीरिया से भी छोटे साइज में है, क्योंकि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पास कर पा रहे थे। सो फ्रॉम देयर ही आइडेंटिफाइड द वायरस। ठीक है। नाउ ये पहले साइंटिस्ट हो गए। Now, MW Bejan, I don't know how to pronounce it. Okay, 1898 demonstrated that the extract from the infected plant of the tobacco could cause infection in a healthy plant, and named the new pathogen virus. So basically virus का नामकरण किसने किया था? MW ने। कब? 1898 में। तो ये चीज याद रखना कि MW ने वायरस को नामकरण किया था, वायरस का नामकरण किया था, नाम दिया था। कि बेसिकली दिमित्री ने क्या किया? दिमित्री ने उस पर्टिकुलर जो टीएमडी वाला जो टोबैको प्लांट था उस पे स्टडी किया, और उसने बस इतना बताया कि एक ऐसे ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करता है जो बैक्टीरिया से भी छोटे साइज में है। अब एमडब्ल्यू ने क्या किया कि उसने देखा कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, या ये जो पर्टिकुलर इन्फेक्टेड प्लांट का अगर मैं एक्सट्रैक्ट लूं और किसी एक हेल्दी टोबैको प्लांट पे डाल दूं, तो उसको भी सेम डिजीज हो जाएगी। ठीक है। और फर्दर उसने और स्टडी करके बोला कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम मैं वायरस रख रहा हूँ। ठीक है। एंड उसने ये पर्टिकुलर लाइन बोली थी, एंड कॉल्ड द फ्लूइड। ये फ्लूइड वो फ्लूइड है जो कि टोबैको मोज़ैक डिजीज प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया था। उसने इस फ्लूइड के बारे में बोला था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। मतलब कंटेजियम, कंटेजियस, यानी कि इन्फेक्शियस, वाइवम लाइक वायरस, ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये पर्टिकुलर लाइन जो है मैच द फॉलोइंग में पूछी जाती है कई बार। ठीक है। सो एमडब्ल्यू ने पहली बात दो चीजें करी थी। क्या क्या? वायरस का एक तो नामकरण किया था, दूसरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। नाउ अब एम डब्ल्यू हो गए, अब उसके उल्टे आए डब्ल्यू एम स्टेनली इन 1935। डब्ल्यू एम स्टेनली 1935 में आके उन्होंने क्या बोला कि ये जो वायरसेस है ना, इनको हम बाहर क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है। सो शोड दैट द viruses could be crystallized and crystal consist largely of proteins। सो जब ये बॉडी के बाहर रहते हैं ये एज ऑफ क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। किसने बताया था? ये डब्ल्यू एम स्टेनली ने बताया था इन 1835। दैट
दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। अब जैसे कि आप ऐसे मान लो, ये वायरसेस जो हैं ये होस्ट के अंदर आके एक्टिव होते हैं, मतलब उनको उनका जो परफेक्ट सराउंडिंग है जहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं, वो होस्ट की बॉडी है। यानी कि उनके पास ऐसे बोल सकते हैं कि हार्श कंडीशन उनकी होस्ट के बाहर रहेगी। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म हार्श कंडीशन में होता है, वो अपने आप को एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव लेयर में कवर कर लेता है। ठीक है, जैसे कि अपने स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है प्लांट्स में। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर वायरस अपने आप को प्रोटीन की एक बहुत सारी लेयर चढ़ा लेता है, जिसको आप क्या बोलते हो, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ वायरस और क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वायरस। ठीक है, आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। जैसे ही वो एंटर करेगा होस्ट के अंदर, ये आपका कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। सो बेसिकली वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। वायरसेस कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला पेज समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, एक दिमित्री, एक एमडब्ल्यू और एक डब्ल्यूएम। एमडब्ल्यू ने 2 चीजें करी थी, एक वायरस का नामकरण किया था, उसे वायरस बोला था, और दूसरा उसने बोला था उस फ्लूइड को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। डब्ल्यू एम स्टेनले उसने ये बताया था कि वायरस जो है उसको हम क्रिस्टलाइज्ड कर सकते सॉरी क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में देख सकते हैं आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट। आई होप ये पूरा समझ में आ गई होगी स्लाइड। Now, in addition to the proteins, viruses also contain a genetic material that could be either RNA or DNA. अब प्रोटीन के अलावा एक तो उसके ऊपर प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर तो होता ही है, प्रोटीन की एक लेयर होती ही है, बट अंदर प्रोटीन के लेयर के अंदर एक या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होते। ये वाली लाइन पूछी जाती है यूजुअली बिकॉज थोड़ी लोग वाग क्या होता है, कंफ्यूजन के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं, या मैं ऐसे पर स्पेसिफिकली बोलूँ, कुछ बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा गौर से एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं होती है। तो कभी कभार और कुछ बहुत ही ज़्यादा महान बच्चे होते हैं, मैं उन महान बच्चों की ही बात कर रही हूँ, और आप लोग ध्यान से सुनो। कुछ जो लोग होते हैं वो बेसिकली यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डीएनए और आरएनए हमको एक साथ देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मशीनरी इस तरीके से चलती है, हमारे अंदर उस तरीके से मशीनरी चलती है। लेकिन वायरसेस में या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा, क्योंकि डीएन इन वायरसेस के पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो दे आइदर कंटेन आरएनए और द डीएनए। ठीक है, दे will never contain both RNA and DNA. A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. Of course, जो वायरस है उसके अंदर एक न्यूक्लियर ऐसे बोल सकते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल होगा और बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है। सो दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो इन्फेक्शियस होता है। या तो आरएनए इन्फेक्शियस होगा या तो डीएनए इन्फेक्शियस होगा। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, and viruses that infect animal have either single or the double stranded RNA or double stranded DNA. So if they infect a plant, they will have single stranded RNA. ठीक है, उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा अगर वो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं। एंड इफ दे हैव एंड इफ दे इन्फेक्ट द एनिमल, दे हैव either a single or a double stranded RNA, or they could also have a double stranded DNA. या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, नाउ बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेज, ये बेसिकली वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, दे कुड यूज इसमें
बेसिकली इन्हीं बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं. दे हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस. Fine. Now, the protein coat called capsid, made of small subunits called capsomere, protects the nucleic acid. Basically, अगर इसका डायग्राम एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है ऊपर ग्रीन कलर का, बट यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश करूँ, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैं जस्ट रफली ड्रॉ कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए. ये इस तरीके से पूरा सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, इस तरीके से इस पूरे सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. एंड यहाँ पे ऐसा. ठीक है, एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर ये जो चीजें दिख रही हैं, इसको बोलते हैं कैप्सोमियर. इसको क्या बोलोगे आप? कैप्सोमियर. और इस पूरी चीज को क्या बोलोगे? कैप्सिड. क्या बोलोगे? कैप्सिड. एंड इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? द इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल. फाइन. ओके. ठीक है. Now these capsomeres are arranged in a helical or the polyhedral genetic form. मैंने वहां पे दिखाया. Viruses cause disease. कैसे disease cause करते हैं? जैसे कि mumps हो गया, small pox हो गया, herpes हो गया, influenza हो गया. ठीक है. Now AIDS जो होता है ह्यूमन में, वो भी वायरस से कॉज होता है. HIV, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ठीक है. इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोज़ैक फॉर्मेशन. मोज़ैक जैसे टाइल्स होती है ना, वो जो पुराने ज़माने में जो टाइल्स चलती थी जिसपे बहुत ब्लैक कलर का फ्लोर रहता था, जिसपे बहुत सारे कलरफुल छोटे छोटे टाइल्स रहती थी, दैट इज नोन एज मोज़ैक. ठीक है. तो इस तरीके से आपको धब्बे देखने को मिलते हैं प्लांट्स में. लीफ रोलिंग देखने को मिलती है, कर्लिंग देखने को मिलती है, येलोइंग एंड वेन्स क्लियरिंग देखने को मिलता है, डॉर्फिंग देखने को मिलता है, एंड स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलता है. ये किसकी बात हो रही है? प्लांट्स की बात हो रही है. सो प्लांट्स के भी अपने अपने सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि ये वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है. तो क्या क्या वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स में शो करेगा? रो लीफ रोलिंग होगी, मोज़ैक का फॉर्मेशन होगा, कर्लिंग होगी, येलोइंग होगी, वेन्स क्लियर हो जाएंगी, हट जाएंगी, प्लांट छोटा रह जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगा, बढ़ नहीं पाएगा. Okay, now again we have a second term known as viroids. Okay, so viroids and prions की अगर मैं बात करूँ तो वायरस में क्या होता है? जैसे ये हमारा वायरस है. ठीक है, ये हमारा वायरस है एंड इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है. हमारा वायरस का आउटर कवर किससे बनता है? प्रोटीन से. प्रोटीन से. और अंदर का किससे बनता है? जेनेटिक मटेरियल से. अब अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, मतलब मैं इसका जेनेटिक मटेरियल अलग निकाल दूं और प्रोटीन मटेरियल अलग निकाल दूं, तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कर रही हूँ. सो ये अगर प्रोटीन प्रोटीन बच रहा है और ये इन्फेक्शियस हो जाता है, सो दिस इज नोन एज प्रायॉन्स. और अगर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बच रहा है तो दैट, और वो भी इन्फेक्शियस है, तो उसको हम बोल देंगे वायरॉइड्स. ठीक है, इजी है. अब ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीओ डाइनियर 1971 में उन्होंने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था. अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन द वायरस एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. तो ये चीज याद रखना. सो वायरॉइड्स क्या कॉज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं. It was found to be a free RNA. It lacked the protein code that is found in a virus, hence the name viroid. सी, हुआ ना, इस चीज से आपको आधी चीज क्लियर हो गई होगी कि जेनेटिक मटेरियल वाले इसकी ही चीज को हम सिर्फ वायरॉइड बोल रहे हैं क्योंकि उसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है प्रोटीन की. इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन द वायरस. द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. ये लाइन याद रखना बिकॉज ये पूछी जाती है. ठीक है. नाउ प्रायॉन्स की अगर बात करें, मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज. बेसिकली प्रायॉन्स जो होते हैं वो नोन होते हैं फॉर देयर न्यूरोलॉजिकल डिजीज.
fine, were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded proteins. The agents were similar in size to the virus. अब obviously बात है, outer covering है, तो ऐसे तुम्हें बस याद रखने के लिए बोल रही हूँ कि वायरस और वायरॉइड का सॉरी वायरस और प्रायॉन्स का साइज जो होता है वो सिमिलर क्यों होता है, क्योंकि रायन क्या है, बेसिकली कवरिंग है। ठीक है, तो कवरिंग और वायरस का साइज सिमिलर होगा, समझने की कोशिश करो। ठीक है, सो दे हैव समवट सिमिलर साइज टू द वायरस। नाउ दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायons. द मोस्ट स्टेबल sorry notable disease of the caused by the prion are bovine spongiform encephalopathy. तो ये डिजीज याद रख लेना, BSE बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म इंसेफेलोपैथी पूछा जाता है, जिसे आप कॉमनली क्या कहते हो, मैड काउ, पागल गाय डिजीज इन द कैटल। ठीक है, कहाँ, जानवरों में होता है। एंड इसका कुछ समवॉट एनालॉगस वेरिएंट ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है, जिसे आप क्या बोलते हो, CJD, Creutzfeldt, I don't know how to pronounce it, but let's try. Creutzfeldt-Jakob disease. Fine. Okay. Now, the last one is the lichen. अब lichen को भी क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी, विटाकर ने lichen को भी क्लासिफिकेशन में जगह क्यों नहीं दी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है एल्गा और फंगाई का। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अलग हो गया तो lichen का इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। ये जब भी एल्गा और फंगस साथ में आते हैं तब lichen का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो लाइकेंस बेसिकली आपको उस जगह पे देखने को ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलते हैं जहाँ पर पोल्यूशन, सल्फर कंपाउंड्स बहुत लेस होते हैं। ठीक है, आपको जहाँ पर भी आपको लाइकेन ग्रो करते दिख रहे हैं, समझ जाना वहाँ पे पोल्यूशन जो है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। ठीक है, सो बेसिकली लाइकेन में जो एल्गल पार्ट होता है वो सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होता है, और जो फंगल पार्ट होता है वो नीचे की साइड सॉइल के प्रेजेंट रहता है। एल्गल पार्ट फोटोसिंथेसिस करके फंगस को खाना प्रोवाइड कराता है, एंड फंगस इन टर्न क्या करता है, एल्गल को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। सो ये बेसिकली सिम्बायोटिक कंडीशन में रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में रहते हैं। सो लाइकेंस आर symbiotic association that are mutually useful association between the algae and the fungi, as I have said. The algal component is known as phycobiont. ठीक है, algal component को क्या बोलोगे, phycobiont, और fungal component को आप बोलोगे mycobiont. ठीक है, phycobiont, this is the phycobiont and this is the mycobiont. Fine, which are autotrophic and heterotrophic respectively, as I have said. Autotrophic कौन है, फाइकोबायोंट। क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके खाना प्रोवाइड कराएगा, और खाना किसको प्रोवाइड कराना है, फंगस को। सो फंगस कैसे हो गए, heterotrophic. Alga prepare food for the fungi and fungi provide shelter and absorb minerals, nutrients and water for its partner, as I have said. So close is their association that if one saw a like in nature, one would never imagine that they have two different organisms within them. Fine. Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in the polluted areas. So this is how a lichen work. Lichen grow. Fine. Now ये आपका जो particular डायग्राम है, ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका है डोगिया वायरस का। दिस इज योर नेक, दिस पार्ट इज कॉलर, दिस पार्ट इज कॉलर, दिस इज द शीथ, एंड दिस इज द टेल फाइबर, एंड दिस इज द बेस, और यहाँ पे पड़ा है DNA। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, एंड इसी के साथ आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फाइनली कंप्लीट होता है। एंड नाउ आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड। इसी तरीके से NCERT की बहुत डिटेल में लाइन वाइज लाइन अपन पढ़ते जाएंगे। आई एम रियली सॉरी कि मैं हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो डाल पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती जाए। ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम हैट्रिक शेड्यूल्स, मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है
कभी एक अगर आप लोग चाहो तो आई विल टेल यू माय जर्नी टिल नाउ, कि किस तरीके से अभी तक मेरा सब कुछ चल रहा है एंड होपफुली आगे चले अच्छा। ओके, सो टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस, और अगर अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा हो तो यार सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच। बाय बाय।